वही स्टूडेंट्स, अब हमारा नया पार्ट जो है वो केसी के न्यूमेरिकल्स का है, ठीक है। लेकिन केसी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज़ केसी, केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है। और इसका किस तरह से हमारे पास इसका यूजेज है, इसकी क्या आपके पास जो है वो क्या कहते हैं यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है आपके पास डिफाइन केसी। केसी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, अगर आपके पास डेफिनेशन पूछी जाए तो तब की बात है, आपने क्या डेफिनेशन लिखनी है कि हमारे पास केसी क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट? मतलब हम लोग दो चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हासिल में जो हमें जो चीज़ मिल रही है, मतलब आपने दो चीज़ों को प्रोडक्ट किया, उसके हासिल में मिलने वाली चीज़ आपके पास क्या है? केसी है। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है किसका? रेशियोज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन का, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के, ठीक है। अच्छा, केसी का यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे, आपके पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। उस हिसाब से इसके फिर जो है वो यूनिट्स होते हैंगे। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन से आपके पास क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसके लिए क्या लिखना है? अगर मैं आपको बोलूँ बेटा इसकी केसी की इक्वेशन मुझे लिख के दो, तो कैसे लिखोगे कि ऊपर जो है वो आप प्रोडक्ट को लिख देंगे, ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट आ जाएगा, सही है। केसी इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये तो आपने इसकी क्या बनाई है? पहली चीज़, या आपने इसकी इक्वेशन बनाई है। दूसरी चीज़, अच्छा जी, अब आपको इसका यूनिट लिखना होगा, तो ऑक्सीजन का क्या यूनिट होगा? मोल पर डी एम क्यूब, और उसके ऊपर स्क्वेयर। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा? मोल पर डी एम क्यूब। मोल पर डी एम क्यूब से मोल पर डी एम क्यूब पर कट गया, 2 से 2, ठीक है। यहाँ पे एक बचा, वो एक ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स डी एम क्यूब, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास कैसा रिएक्शन है? ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ऑक्सीजन से आपके पास क्या बन रहा है? ऑक्सीजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन में ऑक्सीजन ट्राइऑक्साइड से ऑक्सीजन डाइऑक्साइड बन रहा है। इज़ दैट क्लियर? ये आपके पास इसमें जो आपको जो मेन जो चीज़ समझाने की कोशिश की गई है वो आपको डेफिनेशन, एक न्यूमेरिकल के प्रस्पेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास इसकी जो है वो इक्वेशन कैसे बनेगी, ये तमाम चीज़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से मिस उस्तानी जी ने जो है वो डिज़ाइन की है, ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, सही है। आपको केसी की इक्वेशंस लिखने को आए, क्योंकि आपको लिखने को दे सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि आप इसकी एक्सप्रेशन लिखें, आप इसका यूनिट डिटरमाइन करें, और आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखें इसका, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी, ठीक है। कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज़ है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखें, टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कोल रिएक्ट। अच्छा, आपको क्या करना है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है और हाइड्रोजन, तो उसके लिए क्या होगा? कोल आपके पास रिएक्ट करेगा हॉट स्टीम के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मीथेन मिलेगा और वाटर वेपर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले का क्या लिखना है? आपको इसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है, केसी की इक्वेशन और उसका यूनिट, वही चीज़ें सेम। सबसे पहला सिनेरियो, अगर भाई देखें फॉरवर्ड रिएक्शन है तो सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्या बनेगा? मीथेन और वाटर। रिवर्स है तो मीथेन और वाटर से क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझ लें, अगर फॉरवर्ड लिखना है तो इस तरफ लिख दें, ठीक है। अगर बैकवर्ड लिखना है, रिवर्स लिखना है, तो इस चीज़ को पहले लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखिएगा और उसके बाद आप इस तरह से एरो से शो कर दिएगा, बहुत आसान सी बात है। अच्छा भाई, अब इसकी इक्वेशन लिखनी है केसी की, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको ये करना होगा कि ऊपर आप अपने जो है वो प्रोडक्ट्स लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंट में यहाँ पे आपके पास क्या आया हुआ है? 3 मोल्स आए हुए हैं, तो वो आप इसके ऊपर पावर बनाकर लिख देंगे। ये आपके पास केसी की एक्सप्रेशन आ गई। नाउ अब इसका यूनिट लिखें, CH4 का मोल पर डी एम क्यूब, वाटर का मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल पर डी एम क्यूब, और इसका क्या आएगा? मोल पर डी एम क्यूब और प्लस ये क्या आपके पास 3 है, तो एक से एक कैंसिल होने के बाद भी नीचे 2 बच जाएंगे, ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा मोल इनवर्स डी एम क्यूब और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके दो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम थे।
आपने क्या करना है कि अब आपने तरीक़ेकार देख लिया, अब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने अगेन वीडियो देखनी है। बेटा मिस हसानी जी ने इसको डिज़ाइन इस पैटर्न से किया आपके लिए कि आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो प्रैक्टिस शीट का आपका अगला क्वेश्चन है केसी के पार्ट से, वो है एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। आपको इक्वेशन देने, केसी की इक्वेशन बनानी है। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि केसी की इक्वेशन बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप केसी लिखें और उसके ऊपर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दें, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका रिएक्टेंट क्या है। अगर आप इस तरफ देखें तो आपका प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रिएक्टेंट क्या है, वाटर। तो वाटर को आप क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। दूसरी चीज़ ये मुझे बताएं कि आपको वाटर के साथ यहाँ पर कोई भी मोल नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कोई मोल नज़र आ रहा है? यहाँ ऑक्सीजन के साथ आपको मोल नज़र आ रहा है क्या? हाफ। तो आप इसको, जब आप ऑक्सीजन को लिखेंगे ऊपर प्रोडक्ट को, तो आप उसके साथ क्या लिख देंगे, हाफ। सेम दूसरी इक्वेशन देखें, CH3OH, ये आपके पास मिथेनॉल है, सही है। इसको आपने प्रोडक्ट साइड पर ऊपर लिख दिया और रिएक्टेंट साइड पर आपने नीचे क्या लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, और ये जो इसका मोल है 2, वो इसके ऊपर पावर बन के आ जाएगी। अच्छा, बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि ये जो 2 आ रहा है ना, ये भी पावर बननी है, ये जो 2 है ये भी पावर बननी नहीं। ये 2 आपके पास पावर नहीं बनती, इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए ना आपके पास इस तरफ होना कोई भी नंबर ज़रूरी है। अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे मौजूद है तो आप उसको ऊपर लिखेंगे, अदरवाइज़ सिंपल आपने इस तरह से अपनी जो इक्वेशन है वो लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये चौथी है आपकी। इसके अंदर देखें, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आ रही है बट ये है नहीं। Cl2 और वाटर, क्लोरीन को अंदर लिखा, वाटर को यहाँ लिखा, 2 पावर में ऊपर, 2 पावर में ऊपर। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर HCl और उसके ऊपर पावर 4, ठीक है। अच्छा जी, अगले पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यूनिट निकालना है। बेटा ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केसी में अक्सर बच्चे जो हैं वो इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, और मैंने आपको बताया इक्वेशन ड्राइव करते हैं वो सिर्फ एक चीज़ में फंसते हैं, वो है मोल्स। इसके अलावा अगर उनको यूनिट ड्राइव करने का कहा जाए तो वो उनके लिए एक सरदर्द बन जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग 4 इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि सरदर्द आप लोग को ना हो, ठीक है। पहली इक्वेशन देखें हमारे पास, COCl2 से क्या बन रहा है, COCl। अच्छा देखें, इसमें थोड़ी सी ना मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर एक प्लस आना है, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही हैं, COCl2। तो आपने क्या किया, COCl2 को कहाँ लिखा? अच्छा भाई नहीं, इस इक्वेशन में यहाँ नहीं, यहाँ मिस्टेक है। ओके, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऊपर आता है और रिएक्टेंट नीचे आता है। तो COCl2 को हमने नीचे लिखा और COCl2 को हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद CO का यूनिट क्या होगा, मोल पर DM3। Cl2 का क्या होगा, मोल पर DM3, और COCl2 का क्या होगा, मोल पर DM3। यानी कि ऊपर देखें 2 दफ़ा मोल पर DM3 है और नीचे 1 दफ़ा मोल पर DM3 है। ऊपर और नीचे से क्रिस क्रॉस में कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, मोल पर DM3। तो इस पूरी इक्वेशन का या इस पूरे केसी का यूनिट क्या है, मोल पर DM3। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का मोल पर DM3 है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या था, NO2, ठीक है, आपने लिखा मोल पर DM3 और उसके ऊपर पावर क्या लगाई, 2। उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन का लिखा मोल पर DM3 और ऑक्सीजन लिखा यहाँ पर, ऑक्सीजन की पावर लगाई 2। अब देखें, ये 2 की पावर वाला ये और 2 की पावर वाला ये कट गया। अब मोल पर DM3 नीचे है, यानी कि अब ये बिल्कुल ऐसी कहानी हो रही है कि 1 मोल पर DM3। अब जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे ना, तो DM3 ऊपर आकर तो DM3 भी रहेगा, ठीक है। लेकिन मोल अगर ऊपर आएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, मोल इन्वर्स। इसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से। सेम ये वाला देखिए, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, पावर 2 है। यहाँ नीचे देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दोनों से कट जाएगा। देखो यहाँ से ये कटा, यहाँ से, तो इसका यूनिट जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है, इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा, नो यूनिट आएगा।
सही है, क्योंकि 2 ही दफ़ा यहाँ पर भी मोल पर DM क्यूब है और यहाँ पर भी 2 है, तो 1 से 1 कट होगा और कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो इसका नो यूनिट होगा। ये आई थिंक सो कि मिस टाइपिंग हो गई, ये नो यूनिट है, ठीक है। मिस टाइपिंग तो नहीं, कह लें कि असल में बोर्ड्स बनवाए थे ना, तो खैर यही वजह होता है लेक्चर देने की, आप लोगों को चीज़ें ऐसे ही प्रोवाइड कर देना मसला नहीं होता, ह्यूमन एरर पॉसिबल होता है हर चीज़ में। तो प्रैक्टिस शीट्स में भी यही मसला है, आपका थोड़ा सा ह्यूमन एरर मौजूद है, तो जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो वो चीज़ आपकी सही हो जाएगी। जो बाज़ बच्चे जो कह रहे होते हैं ना कि बस हमें PDF दे दें हम कर लेंगे, तो बेटे समझना पड़ता है हर चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाटर है, उसकी पावर क्या है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन उसकी पावर 2, और यहाँ पे मोल DM क्यूब की पावर कुछ भी नहीं, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और ये मोल पर DM क्यूब ऊपर आके क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स DM क्यूब, जैसे हमने इससे पहले वाले में किया था, ठीक है। अगला देखें, ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोजिशन टू फॉर्म क्लोरीन एंड ब्रोमाइड। देखें ब्रोमीन क्लोराइड से हमारे पास क्या बनना है, ब्रोमीन और क्लोरीन। सबसे पहली चीज़ आपने उसकी केमिकल इक्वेशन बनानी, तो वो ये थी जो आपने बना ली। दूसरी चीज़ उसकी केसी की एक्सप्रेशन लिखनी, बहुत आसान है, आपने लिख दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे। तीसरी चीज़ उसका यूनिट बनाना है, आपने यूनिट बनाया, ऊपर भी देखे मोल पर DM क्यूब 2 दफ़ा थे, यानी इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे भी क्या है 2, तो ये लो क्लोरीन। सबसे पहली चीज़ आपने उसकी केमिकल इक्वेशन बनानी, तो वो ये थी जो आपने बना ली। दूसरी चीज़ उसकी केसी की एक्सप्रेशन लिखनी, बहुत आसान है, आपने लिख दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे। तीसरी चीज़ उसका यूनिट बनाना है, आपने यूनिट बनाया, ऊपर भी देखे मोल पर DM क्यूब 2 दफ़ा थे, यानी इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे भी क्या है 2, तो ये लोग आपस में कट होगा और इसका यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, ठीक है। कितना इंतहाई आसान सवाल, इंतहाई आसान, सही है। अच्छा अगला भी ये स्लाइड अगेन रिपीट हुई है, ये वाला देखिए, इसमें भी आपसे क्या कहा गया है कि आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें आपने इसका यूनिट बताना है, ठीक है। आपको बताएगा NO2 मोल पर DM के ऊपर पावर 2 और यहाँ पर मोल पर DM क्यूब, इस एक से ये एक कैंसिल होगा और एक ऊपर भी बच जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 है ना, ऊपर 2 मोल पर DM क्यूब है, तो एक कट होगा एक बच जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, KC मोल पर DM क्यूब। अब हमारे पास है यहाँ तक की चीज़ें तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये आपकी पूरी केसी की कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें अब तक हमने क्या देखा, इसमें हमने डेफिनेशन सीखी, ठीक है। हमने ये देखा कि उसका यूनिट क्या हो सकता है, कैसे बन सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होगा, रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। और हमारे पास किस तरह से हम लोग जो है वो यूनिट और इक्वेशंस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। अब हम प्रैक्टिस शीट के अगले पेज की तरफ आते हैं, ठीक है। आपकी बहुत औसम प्रैक्टिस शीट बनाई गई है कि अगर आप इसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लेना तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बोर्ड में कोई न्यूमेरिकल गलत करके आएंगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है, आपका सेल्फ असेसमेंट है, खुद का टेस्ट लेना है, ठीक है। आपको कहा गया है कि आपको ये इक्वेशन दी गई है, सही है। आपने इस इक्वेशन की बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिखना है और रिवर्स रिएक्शन भी देखना है। देखो बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन इस डायरेक्शन में होता है, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और इससे क्या बन रहा है, अमोनिया। और रिवर्स होता है इस डायरेक्शन में, यानी कि अमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो हम लोग अमोनिया को लिख देंगे रिएक्टेंट साइड पे, और क्या कहते हैं, इसको लिख देंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड पे। बहुत आसान सा है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आपको इक्वेशन दी हुई है हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो अगर हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है तो फॉरवर्ड है, और हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा है तो रिवर्स है, ठीक है। इंतहा से ज़्यादा आसान बच्चों वाले क्वेश्चंस। अच्छा भाई, सेल्फ असेसमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। लाइटनिंग स्टॉर्म देखिए होता है क्या, मोस्टली आपको पता है आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है। जब कभी भी बिजली कड़कती है ना, तो ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओजोन में, ठीक है। ये याद रखिएगा, MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे कहा जा रहा है इसकी केसी लिखते हैं, भाई बहुत आसान है, इसको लिखो रिएक्टेंट साइड पर, तो आप लोग क्या लिखो, प्रोडक्ट साइड पे, तो आप प्रोडक्ट पे क्या लिखोगे, O3, यहाँ पे 3 आना है, सही है। थोड़ी सी मिस टाइपिंग है, इसको मैं यहाँ पे सही से लिखवा रही हूँ, KC इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है, O3 ऊपर आ जाएगा, इसके साथ क्या पावर है 2, तो आप क्या लिखेंगे 2, और नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा, वो क्या है O2,
और इसकी पावर क्या आएगी 3, ओ सॉरी 2, हाँ सॉरी 3 है, 3 सही है। ओके भाई ग्लासेस अगर नहीं हो तो बहुत मसला हो जाता है। खैर इसको सही मैंने आपको करवा दिया, इसको सही कर लिएगा। उसके बाद एक एसी की एक्सप्रेशन आपने बतानी है रिएक्शंस के लिए, बहुत आसान है भाई। अभी हमने ऊपर भी काम किया है, प्रोडक्ट साइड को लिखो ऊपर और रिएक्टेंट साइड को लिखो नीचे। सेम यहाँ पे अगली 3 इक्वेशंस में यही होना है आपके पास के। अच्छा सेम देखें, यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट साइड को नीचे। यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड को ऊपर और रिएक्टेंट साइड को नीचे, और मोल जो इसकी पावर है उसको पावर की सूरत में ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अगली तरफ आ जाते हैं, एक ही तरह के होंगे लेकिन बस प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा है बेटा, इसका नाम ही प्रैक्टिस शीट है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें, ड्राइव द केसी यूनिट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा भाई तो मैं आपको बता रही थी कि अब आपने इनकी यूनिट लिखना है। आपके पास क्या है PCl3, आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे मोल DM3, और क्लोरीन की जगह पे भी मोल DM3, और यहाँ पे PCl5 की जगह भी मोल पर DM3। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये एक जो बच गया उसको आप नीचे लिख देंगे मोल पर DM3 करके इसका यूनिट। सेम यहाँ पर देखें, इसका मोल पर DM3, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल पर DM3, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल पर DM3, दोनों को लिखा, सही है। ऊपर नीचे से सारी चीज़ें कट हो गए, इसका यूनिट नो यूनिट, ठीक है। सेम इसी सिनेरियो से अगले तीसरे और चौथे जो है वो सॉल्व होंगे। आपने अभी ऊपर भी बहुत से प्रैक्टिस करी। अब आपने इसको ना असल में यूज़ कैसे करना है, आप जब इस वीडियो को खोलेंगे ना, आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को देखा। सोल्यूशन देखने से पहले आप अपने पास कॉपी पे यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन लिख लेंगे, उसे खुद से सॉल्व करेंगे। फिर जब आपको उसकी किसी भी सवाल में कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, तब आपने आके इस प्रैक्टिस शीट पे जो मौजूद है आपका सोल्यूशन है, इसको देखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसमें ज़्यादा मसला है जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं करा। आपसे कहा गया है कि इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास इक्विलिब्रियम होता है और बनता क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा जी, टेम्परेचर दिया हुआ है 230 सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपको भाई उसकी कंसनट्रेशन के कितना दिया हुआ है 0.0542 मोल पर DM3, ऑक्सीजन का भी दिया हुआ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी दिया हुआ है। आपसे कहा गया इसकी केसी मालूम करें, ठीक है। सबसे पहले आपने डाटा लिख लेना है, डाटा आपका ये रहा, सही है, ये पूरा आपका डाटा है। उसके बाद आपने अपनी इक्वेशन लिखी, ठीक है। ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू में आपके पास क्या है NO2 क्या आपके पास 15.5 और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। NO2 सही है 0.05 और 0. इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेटर में डालकर जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल किसी भी सोल्यूशन के आंसर पे रिलाई नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि मैंने आपको पूरा ये सवाल सॉल्व करवा दिया और आपको बता दिया है कि यहाँ पर भी स्क्वायर आना है और यहाँ पर भी स्क्वायर आना है। अब आप इसको ख़ुद से चेक करके देखिए कि वेदर आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि मैम क्वेश्चन नंबर 9 का जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर जो है वो ये नहीं आ रहा है, उसका ये आ रहा है, ठीक है, या यही आ रहा है, तो भी आपने बताना है। इससे आप लोगों को एक चीज़ याद आ जाएगी कि यार हाँ हमने ये चीज़ कभी करी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके पास क्या है, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास आयरन के आयंस और क्लोराइड आयंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और FeCl4 बना रहे हैं। आपको डेटा में इन सब की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इसकी केसी निकालनी है। आपने सिंपल लिखा FeCl4, इसकी वैल्यू लिखी क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इसके साथ क्या आपके पास कोई मोल है नहीं है ना, तो इसके ऊपर भी कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखें 4 है तो यहाँ पे मैंने 4 दिया हुआ। अब ये 4 ना यहाँ पे भी लिखना है। ऊपर वाले में मिस्टेक ही ये थी कि यहाँ पे जो 2 और ये जो 2 है ना ये इसके ऊपर से मिस हो गया, ये नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको सही कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। जब भी तो मैंने आपसे कहा कि आप उसका आंसर खुद से कैलकुलेटर से निकाल के मुझे बताएं। सेम इसका भी आंसर खुद से कैलकुलेटर से निकाल के आपने मुझे बताना है, सही है। ये वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपने इसको कैलकुलेटर से देखकर एक दफ़ा कंफर्म करना है, ठीक है। अंधे गूंगे बहरे बन के हर चीज़ को नहीं क्या करें, ख़ुद से भी कुछ ट्राई करें। आपको एक मेथड कब से एक ही सिनारियो बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से समझें, अच्छे से करें और ख़ुद से उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स
नाम ही किस चीज़ के लिए रखा गया? प्रैक्टिस के लिए। वो शीट्स है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है जो एयर पोल्यूटेंट, और किससे बनती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है, आपने लिख दी, ठीक है। आपने इसका क्या निकालना है? आपने इसकी क्या कहते हैं, आपको इसका ना केसी की वैल्यू भी दी हुई है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी। आपको प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो आप इसको अरेंज करें इक्वेशन को। क्या करेंगे? केसी ये जो N2O2 है इसको उठा के केसी की तरफ ले जाएंगे तो इक्वेशन आपके पास ऐसे बन के आ जाएगी। जो मिटा हुआ है ना ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको सही कर लें, क्योंकि बेटा बोर्ड वगैरह पर ना प्रैक्टिस शीट्स में पिक्चर्स में अक्सर चीज़ें मिस हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्या मौजूद है? स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो आप दोनों तरफ पे क्या ले लें? स्क्वायर रूट। इससे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा। ये क्या हो गया? NO। अब आपने इनको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व किया और ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखें, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज्ड इनटू डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेसिंग फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन आफ्टर इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी। अच्छा, आपने भाई इसके यूनिट भी बताना है केसी का, सही है। सबसे पहले तो आपने इसका ना केसी की इक्वेशन बना लेनी है। ये आपके आगे केसी की रिएक्शन। आपने इसका रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लिया। आपको पता है इसका ये फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये क्या कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन का है, ठीक है। आपने इन दोनों के यूनिट्स लिखे। ऊपर क्या है? स्क्वायर, और नीचे सिर्फ एक है, तो इस एक से एक कट जाएगा और ऊपर एक लेकिन बचेगा, तो वो आपके पास क्या होगा? मोल पर DM³, ठीक है। अच्छा भाई अगला देखिए, PCl5, PCl3 और क्लोरीन, इन तीनों को इक्विलिब्रियम पर जो है वो आपके पास रखा गया है क्लोज कंटेनर के अंदर, और आपको इन तीनों की कंसंट्रेशन दी हुई है। आपसे कहा गया केसी की वैल्यू निकालें और यूनिट निकालें, ठीक है। अच्छा भाई, केसी की आपने वैल्यू लिखी और इन सब की जो है आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है, और आपके पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके क्या थे क्वेश्चन, अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी और भी हैं। ये तो आपको हर चीज़ की अच्छे से इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आपको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे आ जाए, ठीक है। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। ये MCQ के हिसाब से भी याद रखिएगा कि हवा को गंदा करने वाली गैस में से एक का नाम करना, कंसंट्रेशन मालूम करनी NO की, ठीक है। आपने सिंपल लिखना है केसी। आपको केसी की वैल्यू गिवन है, N2O2 की गिवन है। आपने सिंपली उनको पुट करनी है, इस तरफ ले जानी है, मल्टीप्लाई करनी है, आपके पास क्या वैल्यू निकल आएगी? NO की। क्योंकि NO पे स्क्वायर है तो आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जो आपका आंसर आएगा फाइनल वो आपके पास किसकी कंसंट्रेशन होगी? नाइट्रोजन ऑक्साइड की। अगला देखें, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो इसको डिकम्पोज किया जा रहा है किसके अंदर? नाइट्रिक ऑक्साइड में। और आपको क्या करना है? आपको इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है, साथ ही आपने जो है यूनिट भी देना है केसी का, ठीक है। सबसे पहले हम केसी की क्या कहते हैं यूनिट, केसी को ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास N2O4 जो है ये हमारे पास कैसा रिएक्शन है? फॉरवर्ड। और बैकवर्ड में हमारे पास या रिवर्स में हमारे पास क्या है? NO2। ये दो हमारे पास आ गए। हमने इनको क्या लिखा? KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये थोड़ा सा मिट गया गाइस, इधर आएगा N2O4, ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। आपने ये ड्राइव कर ली इक्वेशन। ये हमने क्या कहा है? हमने केसी की इक्वेशन बना ली। अब हमने लिखा NO2 का यूनिट मोल पर DM³ स्क्वायर, और नीचे लिखा मोल पर DM³, ये इसका है। एक से ऊपर दो हैं क्योंकि 2 है, तो एक से एक कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया इसका? मोल पर DM³, ठीक है। अगला देखें, PCl5 और PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर। भाई तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में और एक क्लोज कंटेनर में है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है कंसंट्रेशंस किसकी दी हुई? PCl5 की, PCl3 की और Cl2 की। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? KC की, सही है। अब आपने क्या लिखा? आपने लिखा सबसे पहले तो आपने KC की वो बना देनी है इक्वेशन। PCl3 को लिख देंगे प्रोडक्ट साइड पर, इसको लिख देंगे रिएक्ट साइड पे नीचे, नो, ठीक है।
उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया और कैलकुलेटर में डाला, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ Kc। आपको Kc की वैल्यू गिवन है, आपको हाइड्रोजन की गिवन है वैल्यू और आयोडीन का, आपको इसकी कंसनट्रेशन निकालनी है। सबसे पहले डाटा में आपने ये सारी चीज़ों को पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद और आपने ये भी बताना है कि रिएक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन आयोडाइड QC, आपने इसका निकालना है रिएक्शन कोशेंट, आपने वैल्यूज़ पुट करी, ठीक है। और ये आपके पास इसका आंसर क्या है 4। अब चूँकि आपके पास QC जो है वो Kc से बड़ा है, तो आपके पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, रिवर्स, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा भैया अगला देखें सारे एक ही तरह के न्यूमेरिकल है, बस सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे भी आपको Kc की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। साथ ही आपको हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड इन तीनों की दी हुई है। आपसे डायरेक्शन मांगी है और क्वेश्चन मांगा है, आसान वही चीज़ आ गई, ठीक है। Kc की वैल्यू क्या है 48, सही है। और आपके पास आपने जब वैल्यूज़ पुट करी अब देखें यहाँ पे भी QC की वैल्यू क्या आई है 9 और Kc की क्या आई है 48, यानी कि अब आपके पास ये रिएक्शन कैसा है, फॉरवर्ड, क्योंकि QC अब क्या है इससे छोटा है। ऊपर वाली में QC बड़ा था, ठीक है, ये आपके पास Kc की वैल्यू थी और ये QC की, तो QC बड़ा था तो रिवर्स थी, अब छोटा है तो फॉरवर्ड है। ये आपके पास तमाम चैप्टर 1 के थे, ठीक है, और बहुत बेहतरीन किस्म से अरेंज किया हुआ है, इसे इसी की प्रैक्टिस करें, आप बोर्ड के हर न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाएंगे। अगले पार्ट पर आते हैं जो कि एसिड बेस का है। देखिए हमारे पास ना एसिड बेस के लिए ना एक स्केल होता है 0 से 7 तक का और फिर 7 से 14 तक का, ठीक है। अच्छा भाई pH और POH को जब आप ऐड कर लेंगे तो वो किसके इक्वल आता है 14। अगर आपने pH निकालना है तो POH को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा। अगर क्या कहते हैं POH निकालना है तो pH को दूसरी तरफ ले जाए, माइनस में आ जाएगा। इसके अलावा अगर लॉग की फॉर्म में निकालना है तो pH माइनस लॉग और किसकी कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की, सेम नीचे हाइड्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि आपने कैलकुलेट करनी है pH, सही है। किसकी pH मालूम करनी है, 5 m कंसनट्रेशन आपको सोल्यूशन दिया गया NaOH का, सही है। अब देखें इसके अंदर आपने लिखा कि भाई आपके पास OH की क्या कंसनट्रेशन है, HOH की क्या है, आपने उसको पुट किया फार्मूला में, सही है। आपके पास सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन आएगी क्या 2 × 10⁻⁻15, क्योंकि pH हमें निकालना है ना, तो pH के लिए हमारे पास H की कंसनट्रेशन होना लाजमी है। अब आपने H की कंसनट्रेशन को फार्मूला में पुट किया, इस वैल्यू को कैलकुलेटर में डालें, नहीं आता तो मैथ की आपके एक्सरसाइज नंबर 2.6 आई थिंक सो के वो है 2.6 से 2.8 है, जो लोगैरिथम की आपने यकीनन वहाँ पे मिस आसानी से सीखा होगा, तो आप टेबल लॉग को देखकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले में देखें आपको POH निकालना है और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन। देखो अगर POH निकालना है और pH गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। आपने क्या किया 14 और उसकी वैल्यू यहाँ पे POH लिखा हुआ है, गलत है, pH है, ठीक है। pH की वैल्यू लिखी हो क्या है 1.05, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या है 12.95। अब आपने हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन निकालनी है, pH आपको गिवन है और लॉग आपको हाइड्रोजन आयन की निकालनी है। सबसे पहले तो आप एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, एंटी लॉग लेने से यहाँ पे जो लॉग है वो कट जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग से आपको पता होगा कि लॉग आपके पास कैंसिल हो जाता है, आपने यकीनन मैथ में पढ़ा होगा। तो इस तरफ पर ये वाली साइड है आपके पास, यहाँ पे जो लॉग कट हुआ है ना एंटी लॉग से हुआ है, ठीक है। आपने इसमें वैल्यू निकाली हाइड्रोजन आयन की कैलकुलेटर में पुट करके, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। अगला देखें, pH भी निकालनी है और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन गिवन है, माइनस लॉग लिख के हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन लिखे और pH आपके पास आ गई क्या, ये 8, आसान। अब इसमें बेटा क्या समझाऊँ मैं आप लोगों को, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं भाई। ये आ गया है थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको pH निकालनी 0.01 m HCl की। सबसे पहले तो इसको 0.01 m को आप 10⁻³ कर लें। यकीनन ये भी आपने सीखा होगा मैथ में या फिज़िक्स में, साइंटिफिक रूल के थ्रू, साइंटिफिक नोटेशंस के थ्रू। नहीं आता तो बता दिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन लिखी, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करी और आपके पास आंसर क्या आ गया 3 आ गया, बहुत आसान। सेल्फ एवेल्यूएशन का क्वेश्चन है आपके पास कि अगर हाइड्रोजन कंटेंट मौजूद है सॉफ्ट ड्रिंक में कितना 3 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो आपके पास ये बेवरेज कैसा होगा, मतलब ये ड्रिंक कैसी होगी, बेसिक, न्यूट्रल या एसिडिक।
अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 3 × 10⁻³ तो आपको पता है इसमें 10 के ऊपर पावर क्या है -3। आपने सिंपल सबसे पहले तो यहाँ पे pH में वैल्यू पुट करनी है हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास pH का आंसर क्या आ रहा है 2.53। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर 0 से 7 तक आंसर आता है, मतलब 0 से 6 तक अगर आंसर आ रहा है तो वो सोल्यूशन आपके पास कैसा होगा, एसिडिक। अगर तो 8 से आ रहा है 14 तक तो वो कैसा होगा, बेसिक। लेकिन अगर किसी का pH आ रहा हो कितना 7 तो वो आपके पास कैसा होता है, न्यूट्रल। जैसे कि अगर मैं आपसे पानी की pH पूछूं तो वो क्या होती है, 7, ठीक है। अच्छा भाई, ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है ये भी वही क्वेश्चन है आपका। अच्छा भाई, इसके अंदर देखें आपको वैल्यू दी हुई है किसकी, OH आयन की। आपने उसको पुट किया, आपके पास आंसर क्या आएगा, POH का 2.37, ठीक है। और pH कितनी आई है 11.63। मैंने आपको बताया था कि अगर 11.63 आ रही है इसका मतलब क्या है कि आपके पास सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए कि आपने pH और POH निकालनी है 0.08 m सोल्यूशन ऑफ HCl की। इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेना आप लोगों ने किसके अंदर, 10⁻⁴ जो भी आएगी। इसको मूव करेंगे आप इस तरफ, 4 डिजिट्स मूव करेंगे तो 8.0 हो जाएगा, ठीक है। 4 दफ़ा मूव किया और कौन से साइड से मूव किया है, लेफ़्ट से राइट, सही है। तो माइनस में आंसर आएगा, ऐसा ही होगा। और कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये डाल के वैल्यू आपने इसको निकालना है। अगले में आपको POH निकालनी है, ठीक है। उसके बाद वाले में आपने pH निकालनी है। ये तमाम आपके जो ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए ना बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारे पास कौन सा चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है बट बहुत आसान है, सही है। अच्छा भाई, अब हम चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर है नोमेनक्लेचर। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बट मैं आपको इस पैटर्न से पढ़ाऊँगी कि बहुत आसान होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको कार्बन्स के नाम याद होने चाहिए। मीन्स कि अगर आपके पास एक कार्बन है उसको क्या बोलेंगे, कार्बन 1 मीथ, कार्बन 2 ईथ, कार्बन 3 प्रॉप, कार्बन 4 ब्यूट। यानी कि अगर एक कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 का डेक। अगर किसी के पास सिंगल बॉन्ड है तो उसमें आता है आखिर में एन। जिसके पास डबल बॉन्ड है उसके आखिर में आता है ईन। जिसका आखिर में ट्रिपल बॉन्ड है उसका आखिर में आता है आइन। तो देखो, ऐसा कार्बन जिसके हर चीज़ से एक बॉन्ड बने हुए, जैसे कि मीथेन का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाती हूँ। कार्बन है, एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक, मतलब इतना सब हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, डबल बॉन्ड नहीं बनाए हुए। तो ये क्या है, मीथेन। सेम ऐसे ही इथेन, इसका स्ट्रक्चर खोला, 2 कार्बन होंगे ऐसे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे जो जगह है खाली इस पर इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन के भी आप लोग ऐसे ही बना के मुझे दिखाइए। अच्छा, अब इथीन के स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कार्बन और इसका दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, बाकी 4 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए होंगे, ठीक है। ऐसे अगर प्रोपीन है तो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डिकीन। इथाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे इस तरह से। और ये देखो हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी के कार्बन है, इसने 3 बॉन्ड यहाँ बनाए हुए, 1 बॉन्ड ये रहा, तो 4 बॉन्ड हो गए ना इसके। सेम ऐसे इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये रहे, 1 बॉन्ड ये रहा, तो इसके भी 4 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। अच्छा भाई, अगर ऐसा करा जाए कि ये जो फार्मूला है ना CnH2n2, यानी कि जो CH4 बनना है इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, यानी ये क्या बच जाए, CH4 बनना है इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, यानी ये क्या बच जाए, CH3। तो इसको क्या कहेंगे, मिथाइल। ऐसे ही C2H6 में से एक निकाल के C2H5 कर दो तो इथाइल। फिर ऐसे ही प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो प्रोपाइल, ब्यूटेन में से निकालो तो ब्यूटाइल, पेंटेन में से पेंटाइल, हेक्सेन में से हेक्साइल, हेप्टेन में से हेप्टाइल, ऑक्टेन में से ऑक्टाइल, नोनेन में से नोनाइल और डिकेन में से डिकाइल। याद करना आसान हो गया, क्वाइट ईजी, ठीक है। इसको तो याद करते ही नहीं, पता नहीं कौन बच्चे होते हैं जो याद करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, आप करते हैं तो
जीनियस है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्टेप, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। मुझे बताओ, एक तो चेन ऐसे बन सकती है, ठीक है, एक चेन ऐसे बन सकती है। कभी भी गलती से चेन ऐसे नहीं बनाना, क्योंकि इसको हम चेन नहीं कहते हैं। चेन का मतलब होता है कि कोई चीज़ ना ऐसे सिंगल उसमें चलती हुई आ रही हो, ऐसे ऐसे चल रही हो, ऐसे चल रही हो, ये ना हो रहा हो कि उसमें से एक और ऐसे प्रोजेक्शन निकल रही हो, ठीक है। ये एक सिंगल चेन मैंने सेलेक्ट कर दी, इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 4। सबके दरम्यान देखो सिंगल बॉन्ड है, तो मैं क्या बोलूँगी, ब्यूटेन। और अब अगर मैं इसको काउंट करूँ, उप्स, देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। दूसरे कार्बन पे देखो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। तो मैं क्या लिखूँगी, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करती ना तो ये तीसरे नंबर पे आता। हमेशा हम लोग वहाँ से काउंटिंग करते हैं जहाँ से जो रेडिकल एक सेकेंड। अच्छा अभी बच्चों, हम बात ये कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप करीब हो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल किस कार्बन से करीब है, इस कार्बन से, ठीक है। अच्छा भाई, अगला देखें। अब हमारे पास यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, या तो ऐसे सेलेक्ट कर लें, ठीक है, चाहे ऐसे करें, चाहे आप ऐसे करें, ठीक है, ये चाहे आप इस तरह से करें। जिस भी तरह से करना, आपके पास 4 कार्बन ही आ रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी जब ऐसी सिचुएशन हो ना तो स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करो। उससे ना फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग में आसानी होगी। अब यहाँ से नंबरिंग कर लो, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से 2 और 3rd पोजीशन पे, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3, कितने मिथाइल लगे हुए, 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन वाली चेन है, 4, और क्या सब में मौजूद है, सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन। अब इसके अंदर देखिए कैसा बॉन्ड मौजूद आ गया, डबल बॉन्ड। सही है। सबसे पहले तो लंबी सी चेन सेलेक्ट कर लें, ये हो गई लंबी चेन सेलेक्ट। अब नंबरिंग हमने कहाँ से करनी होगी, नंबरिंग हम हमेशा वहाँ से करेंगे ऐसे केस में जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है, इस कार्बन से। तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, तो 5वीं पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल। तो आप लिखेंगे 5 मिथाइल, और पहली पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम लिखेंगे 1 चेन कितने वाली, हेक्स और ईन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मिथाइल हेक्स 1 ईन, ठीक है। भाई यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लें, सही है। अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद देखिए डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ रहा है, तो 1 हेक्सीन तक की तो कहानी समझ आ गई। अब इसको क्या लिखें, इसको लिखेंगे आप लोग C2, कितने हाइड्रोजन है इसमें, 5 H5। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है इथाइल। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे कि भाई ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इथाइल 1 हेक्सीन, क्योंकि तीसरी पोजीशन पे क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप आ रहा है। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद देखें यहाँ पे आपने एक और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से करेंगे तो ये आगे लॉन्गेस्ट चेन, सेम वही 3 इथाइल 1 हेक्सीन, ऊपर वाले ही स्ट्रक्चर है। अच्छा भाई यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं। हम वहाँ से काउंटिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पहला वाला करीब होगा, तो ये वाला करीब है, क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो 2nd पोजीशन पे आएगा, और यहाँ से कर रहे हैं तो 1st पे आएगा, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन बनेगी, स्ट्रेट चेन ही बनेगी, 6 कार्बन की। तो हम लिखेंगे 1 4 हेक्स, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो डाई बात कहती हूँ। अगेन इस वाले को समझाती हूँ, देखें ये कैसी चेन बनेगी, स्ट्रेट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 1,4 हेक्सडाइन। हेक्स तो आप समझ गए क्यों लगाए, क्योंकि 6 कार्बन के। अब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, और करीब ये वाला पड़ेगा काउंटिंग में ना, जैसे इसकी पोजीशन 1 आएगी, तो हम क्या लिखेंगे, 1 4 हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ईन, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर आगे देखें ये आपके पास यहाँ पर आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सही है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपने काउंटिंग करनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड करीब देखना है ना हमने, तो 1 2 3 4, तो अब 4 5, सही है। अब हम क्या कहेंगे, 3 4 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए, 1 2 पेंटीन, सही है। अच्छा जी, 1 2 पेंटीन नहीं होगा, सिर्फ 2 पेंटीन हो गए, 1 गलत लिखा हुआ है, सही है। अच्छा अब मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया, इसका अब आपने खुद से क्या करना है, ये आपका असाइनमेंट है, इसका आपने खुद से फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है ना वो लिखना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखते हैं, पहले ये भी देख लें, आपका असाइनमेंट है, सही है। और इसका ये इसके नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, इसका 1 ब्यूटाइन, इसका 1 3 पेंटाइन। पहले आपने इसको खुद से लिखकर सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपने इसके आंसर मैच करने हैं।
अच्छा, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे, अगर देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है सेम पोजीशन पर, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर मौजूद हो, मतलब यहाँ से भी काउंट करो तो ये 1 पे आ रहा है, यहाँ से भी काउंट करो तो ये भी 1 पे आ रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो हम पहले किसको लिखेंगे, हम पहले इसको लिखेंगे, यानी कि 1 पेंटीन और 4 आइन। सही है। इसके बाद अच्छा भाई, उसके बाद देखें यहाँ वाले पे पहले ट्रिपल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड, यानी दोनों की पोजीशन अलग है। अगेन प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देनी है। 2 हेक्सीन 5 आइन। क्लियर। अगर भाई 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो 1 3 पेंट डाई आइन। ये तो बहुत आसान है। इसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो 1 ब्यूटाइन। सही है। 4 कार्बन की चेन है ना। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। असाइनमेंट है इसका, खुद से आपने नाम लिखना है। ठीक है, खुद से लिख लिया या सोच लिया दिमाग में। अब इसका नाम देख लें क्या है, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। अच्छा देखें, मैंने आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पोजीशन की बात भी समझा दी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से आपकी लाजमी करनी है। सही है। अगला क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप बताने। भाई देखो बहुत आसान, जिसके आखिर में CHO आता हो वो एल्डिहाइड, जिसके आखिर में OH आता हो वो अल्कोहलिक। यहाँ पे देखें ये है कीटोनिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ R ग्रुप और दूसरी तरफ R ग्रुप, तो ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप। ये भी कीटोनिक ग्रुप है क्योंकि देखो CO, ये भी R है, ये भी R है। मिथाइल है ना, इनको हम R कहते हैं, अल्काइल। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जिसके आखिर में COOH आए वो कार्बोक्साइड। अच्छा, O और O की दोनों तरफ RR मौजूद हो तो उसको ईथर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि कार्बन हो, उसके एक तरफ ऑक्सीजन हो, एक तरफ OR हो और एक तरफ जस्ट R हो, जैसे ये, तो उसको हम ईस्टर कहते हैं। यहाँ पे ईस्टर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, उसको सही कर लें, ESTER, ईस्टर। ठीक है। डबल ट्रिपल बॉन्ड वाली बात तो मैंने आपको समझा दी। अब भाई हमारे पास कुछ चीज़ों के स्ट्रक्चर कंडेंस्ड होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर ने ऐसे होते हैं। कंडेंस का मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, श्रिंक हुआ हुआ। ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, मतलब क्या इस कार्बन को खोल के नहीं लिखा, और यहाँ पे देखो इसको खोल के लिखा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग एक एक चीज़ का बॉन्ड बताते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो इसका कंडेंस दिया हुआ और आपसे क्या कहा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर बनाएं। सही है। अभी आपकी प्रैक्टिस शीट है बच्चों, आपने क्या करना है, आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन के कंडेंस्ड फार्मूलाज भी लिखने हैं और साथ में स्ट्रक्चर भी लिखिएगा। सही है। और यहाँ पे आपके पास फार्मूलाज मौजूद है सबके, हेलोल्केन के, अल्कोहल के, फिनोल के। ठीक है। फिनोल क्या होता है, अगर बेंजीन की चेन के ऊपर, ये बेंजीन की चेन है, सही है, इसके ऊपर OH ग्रुप लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। सही है। आपने इनके जस्ट फार्मूलाज लिख रहे थे। एक क्वेश्चन है, लिस्ट 3 एसिड बेस इंडिकेटर्स। अच्छा भाई, ये 3 एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, थाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल रेड। ये याद कर लीजिएगा। सही है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, pH 4 और pH 9, ये हमारे पास क्या है, 4 वाला एसिड है और 9 वाला बेस है। तो हम लोग एसिड को किससे शो करते हैं, रेड कलर से, और बेस को येलो से। ठीक है। अब आपको दिया गया, व्हाट इज़ द pH ऑफ सोल्यूशन दैट बिकम्स ब्लू व्हेन प्रोथाइमिल ब्लू इज एडिड। भाई देखो, अगर किसी के अंदर आपने कौन सा ऐड किएगा, थाइमोल ब्लू। ठीक है। तो अब आप बताएं कि उसकी pH क्या होगी। उसकी pH 5 होगी या 9 होगी, तो बेटा उसकी pH 9 होगी। ठीक है। देखो आपके पास ये एसिड बेस इंडिकेटर्स है ना। सही है। अच्छा, अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड फॉर दिस न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन कैन यू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड रैशनल केमिकल इक्वेशन। आपने इसका ना केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इतनी अंग्रेज़ी को इतनी शॉर्ट बात में लिखना है बस। ठीक है। अच्छा भाई, इसके अंदर देखो बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो कितने इधर पहले देख लो इस पूरी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस साइड पर, यहाँ का मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। ये 4 है ना। इनमें हाइड्रोजन कितने, 2 इसके, 1 इसका, 3 हाइड्रोजन। सल्फ़र कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4 5। और सोडियम कितना है, 1। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ भी यही एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन और सोडियम। हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन आपके पास है 2,
और जस्ट 2 ही हैं, ठीक है। सोडियम कितने हैं 2, सल्फ़र कितना आपके पास 1, ऑक्सीजन है 5, सही है। अब आपने इसको बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की चेंजिंग आ रही है, ठीक है, और किसकी चेंजिंग आ रही है, इसके अलावा आपके पास सोडियम की चेंजिंग आ रही है। तो आप इसके साथ 2 लगा दें। अभी क्या, बल्कि इसके साथ नहीं लगाएं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 लगाएं क्योंकि आपने सोडियम को 2 करना है ना। अब इस तरफ सोडियम कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। सोडियम 2, हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर साथ में यहाँ पे भी 2 लगाओ। तो अब यहाँ पे अब आप इसको बैलेंस करेंगे ना तो दोनों तरफ इक्वल हो चुका होगा। सेम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। इसमें आपको कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज नॉर्मल और एसिड सॉल्ट्स। भाई देखो NaHH4 हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है। अच्छा भाई, इसके अंदर देखो बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो कितने इधर पहले देख लो इस पूरी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस साइड पर यहाँ का मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, ये 4 है ना। इनमें हाइड्रोजन कितने 2 इसके, 1 इसका, 3 हाइड्रोजन। सल्फ़र कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 5, और सोडियम कितना है 1। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ भी यही एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन और सोडियम। हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन आपके पास है 2 और जस्ट 2 ही हैं, ठीक है। सोडियम कितने हैं 2, सल्फ़र कितना आपके पास 1, ऑक्सीजन है 5, सही है। अब आपने इसको बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की चेंजिंग आ रही है, ठीक है, और किसकी चेंजिंग आ रही है, इसके अलावा आपके पास सोडियम की चेंजिंग आ रही है। तो आप इसके साथ 2 लगा दें। अभी क्या, बल्कि इसके साथ नहीं लगाएं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 लगाएं क्योंकि आपने सोडियम को 2 करना है ना। अब इस तरफ सोडियम कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। सोडियम 2, हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर साथ में यहाँ पे भी 2 लगाओ। तो अब यहाँ पे अब आप इसको बैलेंस करेंगे ना तो दोनों तरफ इक्वल हो चुका होगा। सेम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। इसमें आपको कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज नॉर्मल और एसिड सॉल्ट्स। भाई देखो NaHH4 हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, और क्या कहते हैं KHCO3 भी एसिडिक सॉल्ट है, K2CO3 बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने सब्सटेंसेस को फिल करना है। लेमन जूस की pH 2 है तो कौन सा कलर देगा, ये रेड। विनेगर की 2 है तो कैसा देगा, रेड, क्योंकि एसिडिक है। मैंने बताया जो एसिड होगा वो रेड देगा, और जो बेस होगा जैसे कि सोप सोल्यूशन वो कैसा कलर देगा, येलो। NOH कौन सा देगा, येलो, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूलाज अल्केन अल्कीन अल्काइन के मैंने आपको ऊपर लिखने को दिए थे, ये उसका सोल्यूशन है। मैच कर लें आपके आंसर सेम आए हैं या नहीं। बेटा ये आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस शीट थी, बहुत मैंने इसको ज़्यादा लंबी नहीं करी, टू द पॉइंट बात आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है। अब आपने इसकी हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, इतनी कि अब आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए। पूरी बुक में सिर्फ 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं बस, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। जहाँ पे जो भी मसला है मुझे बता दें, मैम ये चीज़ आपने बहुत स्पीडली समझा दी, हमें बता दें मैम फला चीज़ नहीं हमें समझ आई, ठीक है। तो आई विल